वेलकम बैक। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था जो पार्ट वन था जिसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग हम जो स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे हमने देखा था कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग कब से स्टार्ट हुआ, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। कौटिल्य जो जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखा था जिसमें देशीनामा इसको बाद में कहा गया, उसके बाद में डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कैसे आया। देन वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग बाय डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट इन द अकाउंटेंसी। फीचर ऑफ बुक कीपिंग हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग हमने पढ़ा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, क्यों जरूरी है बुक कीपिंग, ये भी हमने देखा। उसका यूज किसको है, जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं उसका यूज किसको है। देन हमने देखा कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या क्या होता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने अकाउंटेंसी का डेफिनेशन देखा। अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेट ऑफ बुक्स इन सिस्टमैटिक मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। ये जो भी है जो हमने ये देखा था। देन वी हैव सीन द टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कैश सिस्टम एंड अक्रूवल और मर्केंटाइल सिस्टम, और एक मिक्स सिस्टम है जो इंडिया में प्रोहिबिटेड है। देन उसके बाद हमने देखा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी जो है वो उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो कितना कैसा होना चाहिए। सो उसमें हमने देखा कि इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी रिलेवेंट, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। दोस्तों, चैनल में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी वीडियो मुझे बनाने के लिए इंस्पायर करना चाहते हो तो आपको चैनल को लाइक करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो हम नए नए वीडियोस और ला सकते हैं। चैनल को लाइक करना ना भूले, चैनल को अगर वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे तो इसकी वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। और मैं आपको बताता चलो ये भी कि मैं एक अकाउंटेंसी की एक पूरा सीरीज बना रहा हूँ जहाँ पे मैं 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग बुक का लाइन बाय लाइन में पढ़ाऊंगा। तो अगर आप में से कोई है जो क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप क्लासेस भी यहीं से कर सकता है, तो अकाउंटेंसी क्लास इधर से हो जाएगा। सो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग में जो बेसिक टर्म्स यूज किया जाता है उसका मीनिंग क्या है। जैसे मान के चलो आपको अगर डॉक्टर ने कहा कि ब्लड टेस्ट करो और वहां पे लिखा WBC या फिर RBC, हमको वो समझ में नहीं आता, राइट। तो हम गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल कोई आंसर देगा, बट जब डॉक्टर को देखते रिपोर्ट तो उनको फट 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 हर एक चीज समझ में आती है, राइट। तो ये क्या है कि वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जिससे उनको सिखाया जाता है। तो सेम वे हम हमारे टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। अकाउंटेंसी की लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो ये टर्मिनोलॉजी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में एक है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है गिव एंड टेक, मतलब एक कोई डील हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन इन माई हैंड, और मैं किसी को बेच रहा हूँ और उसके बदले में पैसे ले रहा हूँ, तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन, व्यवहार जिसको कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज है, कुछ देना है और उसके बदले में कुछ लेना है। और ये ट्रांजैक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। सो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में बार्टर सिस्टम जो पुराने जमाने में रहते थे, एक चीज के बदले कोई चीज देना या लेना, that was the non-monetary transaction. Okay, so this is a monetary and non-monetary transaction. अब ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा समझेंगे एग्जांपल के साथ में। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, देखो मतलब क्या है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। अगर आप एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हो तो आपको डेफिनेशंस याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस को याद नहीं करेंगे शायद एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है फॉर 1 और 2 मार्क्स। ओके, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो गुड्स भी आएगा और सर्विसेज भी आएगी। गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और टू पार्टी फॉर मनी और मनीज वर्थ, पैसों के लिए या पैसे के बदले कोई और चीज देने के लिए अगर कोई एक्सचेंज किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का, so that is called transaction. So monetary transaction, the transactions which involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly is called monetary transaction. जहाँ पे पैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिया जा सकता है। और इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा सा समझते हैं। देखो मान के चलो यहाँ पे है मिस्टर ए, मैं इसी में लिखता हूँ, यहाँ पे मिस्टर ए है। ओके, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया है। ओके, एंड मिस्टर बी ने मिस्टर सी को गुड्स सेल किया। ये पूरा डील है, मान के चलते 100 रुपीज का है। तो अब क्या हुआ, जब ए ने बी को गुड्स सेल किया तो बी ए को पेमेंट करेगा
और जब बी ने एक सी को गुड सेल किया तो सी बी को पेमेंट करेगा। सो व्हाट बी हैज सेड कि आप मिस्टर सी, आप मुझे पैसे दिए बगैर आप डायरेक्ट ये पेमेंट ए को दे दो, राइट? ये आप डायरेक्ट पेमेंट ए को दे दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, मनी मनी वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो यहाँ पे क्या, वो डायरेक्ट बी से पैसा नहीं मिला, डायरेक्ट यहाँ पे पैसा अपने को सी से मिला। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। गेटिंग? सो monetary or non-monetary transaction directly or only monetary transactions are recorded in the books of account. This is very important. जहाँ पे पैसे का डील है वही अकाउंटिंग होगा। अगर आप कॉमर्स में हैं, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में आ रहे हो तो आपको सिर्फ पैसा दिखना चाहिए। अगर आपको पैसा दिख रहा है तो ही अकाउंटिंग होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो अकाउंटिंग। ओके, सो ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसमें दो टाइप हमने देखे, कैश ट्रांजैक्शन, कैश मतलब ऑन द स्पॉट वहां के वहां आपको पैसे मिल जाएंगे उसके, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जहाँ पे आपको कुछ दिनों के बाद में इसका पेमेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, सो दिस इज द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी हमने गुड सेल किया और कुछ दिन बाद उसके अपने को पैसे मिलेंगे, इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, यो सो non-monetary transaction, non-monetary transaction does not involve an exchange of money or money worth directly or indirectly are called non-monetary transactions। मतलब यहाँ पे पैसे होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे यहाँ पे, राइट? और इनडायरेक्टली भी नहीं होंगे, डायरेक्टली भी नहीं होंगे। एंड एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजैक्शन। इसको बार्टर बोलते हैं, देवान घेवान पद्धत बोल के मराठी में हमको सिखाया गया था। दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और बार्टर ट्रांजैक्शन। इसमें एंट्री कैसा होता है फिर? एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एन एंट्री। सॉरी, नेक्स्ट कंसेप्ट में जा रहे हैं। एंट्री, जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे खत्म हो गए। एंट्री, जो हम बुक ट्रांजैक्शंस कर रहे वो अपने बुक में उसको लिखना, दैट इज कॉल्ड एंट्री। फॉर एग्जांपल, अगर इसका प्रीवियस वीडियो अगर देखे तो वहां पे एग्जांपल देते हैं, हस्बैंड एक उसके वाइफ को 10,000 रुपीज पर मंथ दे रहा है, और उसकी वाइफ जब लिख रही है ग्रोसरी 3,000 की लाई, तो शी इज राइटिंग समवेयर, कहीं पे तो लिख रही है, दैट राइटिंग इज कॉल्ड एंट्री। ओके, सो recording of business transactions in a proper form or method in the books of account are called entry. narration, narration मतलब हम जो एंट्री करेंगे, एंट्री का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने लिखा कि राम को 4,000 दिए, ओके, बट राम इज अ सेलर फॉर एग्जांपल। तो नरेशन में क्या लिखेंगे? पेमेंट किया गुड्स परचेज के लिए, ओके, एंड दैट नरेशन विल ऑलवेज स्टार्ट विथ बीइंग और फॉर। बीइंग और फॉर मतलब क्या लिखेंगे? राम को हमने 4,000 दिए और नीचे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज और फॉर ग्रोसरी परचेज। Okay, so narration is what? A brief explanation of transactions for which the entry is passed is called narration. Okay, then next goods. goods, अभी तक हमने एक वर्ड सुना था गुड। गुड मतलब अच्छा, राइट? बचपन से हमको सिखाया गया कि यूर गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, बट यहाँ पे ये गुड के सामने जब एस लगता है, दैट बिकम गुड्स, एंड दैट गुड्स रेफर्स टू दैट थिंग इन विच वी आर डीलिंग, मतलब वो चीज जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सो सी द टर्म गुड्स रेफर्स टू merchandise, commodities, article or thing in which trader trade। जिसमें ट्रेडर ट्रेड करता है, वो मर्चेंडाइज वो चीज होगी, वो कमोडिटी होगी, वो आर्टिकल होगा, वो चीज थिंग्स होगी, दैट इज कॉल्ड, जिसमें ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड गुड्स। एंड दीज आर परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। ये जो गुड्स रहेंगे हम परचेज करेंगे या बना के लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेल, सेल के लिए ही लेंगे, और उसका उद्देश्य हमारा क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। सो दीज आर द परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, मेडिसिन्स आर गुड फॉर द केमिस्ट, vegetables are good for the vegetable vendor, and parts like tire, engine gearbox, cable are produced by vehicle manufacturer like Bajaj Auto and Hero Motors। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। मेडिसिन आर गुड्स फॉर द केमिस्ट मतलब क्या? केमिस्ट के लिए गुड्स है, बट जब मैं मेडिकल में जा रहा हूँ, कोई इंजेक्शन या कोई मेडिसिन लेके आ रहा हूँ, तो इज इट गुड फॉर मी? नो, व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट केमिस्ट। तो इसका क्या मतलब हो गया? सी, केमिस्ट क्या कर रहा है? ही इज परचेसिंग द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल, सेल करने के लिए वो गुड्स को परचेस कर रहा है, राइट? बट आर यू बाइंग द मेडिसिन फॉर द सेल? नो, आप कंज्यूम करने के लिए ले रहे हो, सो यू आर अ कंज्यूमर, राइट? सो
medicines are goods for the chemist, but it is not a goods for me, it is a medicine for me. वेजिटेबल वाले बोला क्या गुड्स आ रहा है, मतलब क्या, अगर आप हिंदी में से देखोगे तो माल आ रहा है. ओके, दैट माल इज व्हाट, दैट वेजिटेबल ओनली, बट वी डोंट सी कि मैं माल लाने जा रहा था. वी सी दैट आई वेंट फॉर द बाइंग द वेजिटेबल. मतलब क्या हो रहा है कि vegetable is goods for us, sorry, goods for that vendor, and it is a vegetable or a thing which can satisfy our need. That is for vegetable is for us. Okay, so अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा. कैपिटल एंड ड्राइंग, वन मोर थिंग, कैपिटल जो इनिशियल अमाउंट है जिससे हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. देखो, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलते यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में कि देयर वाज अगेन माय फेवरेट मिस्टर ए. मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,00,000. 1 लाख रुपए से उन्होंने कुछ स्टार्ट किया. ओके, देन क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में पूरा सेल परचेस करके ही अर्न ₹30,000 एक्स्ट्रा. जो 30,000 रुपए मिले उन्होंने फिर से बिजनेस में ऐड कर दिया. So that 1 lakh plus 30,000 at the end of the second year, it become 1,30,000, 1.30 lakh. Okay, so that 1.30 lakh now is the capital invested in the business. The amount invested into the business by owner is called capital. Initially 1 लाख इन्वेस्ट किया था, जो 30,000 उसका खुद का प्रॉफिट था, वो फिर से बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब बिजनेस में उसका कैपिटल बढ़ गया. दैट इज कॉल्ड कैपिटल. सो अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड by the business owner in the business is called capital. Excess of assets over liabilities are also called capital. Excess of assets over liability. जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे ना तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा व्हाट इज दैट एक्सेस ऑफ एसेट्स एंड ये. तो फिलहाल के लिए तो इतना ही समझ लो कि कैपिटल इज व्हाट अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर. जब हम बैलेंस शीट करेंगे आपको डिटेल में समझेगा. अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आप थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो सकते, इसलिए मैं फॉर द टाइम बिंग आई एम कीपिंग दिस. और बैलेंस शीट करेंगे तो उस टाइम पे आपको इजीली समझ में आएगा. कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस. ये क्या होता है, जीसी दो चीज होते हैं बिजनेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी. एसेट्स मतलब द थिंग विच इज माई ओन, जो मेरी चीज है. फॉर एग्जाम्पल इफ सर कमिंग एंड सेइंग कि सर मुझे पेन दे दो, तो बोलूंगा भाई इसका पेमेंट देना पड़ेगा. बोले क्यों, क्योंकि ये मेरी ओन है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एसेट, जो मेरा खुद का है. बट अगर आप मेरे सोसाइटी में आ रहे हो, कोई भी एक बाइक चूज कर रहे हो जो मेरी नहीं है और बोल रहे सर मुझे दे दो, आई विल नॉट से कि मेरी है, राइट. सो गेटिंग अ पॉइंट. सो एसेट इज व्हाट आर एसेट, हमारी चीज होती है जो हमारे ओन रहती है, हमारी प्रॉपर्टीज होती है. बट लाइबिलिटीज इज व्हाट हम किसी और को देना होता है. सो कैपिटल इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस. बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है. दिस अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. दिस अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर. ये क्या है, बिजनेस एंटरप्राइज, ओनर, कैपिटल इज द लाइबिलिटी. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, राइट. ये गड़बड़ को ऐसे ही रखो. इसके बाद में नेक्स्ट जब हम बेसिक टर्म्स खत्म करेंगे, हम अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन में जाएंगे, वहां पे इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में. ओके, सो अभी तक के लिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो गुड, मुझे यही चाहिए, आप कंफ्यूजन में ही रहो थोड़ी देर तक. और जब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने जाऊंगा, ऑटोमेटिकली आपका कंफ्यूजन खटाक से क्लियर हो जाएगा, राइट. सो अभी के लिए इतना ही समझो, कैपिटल इज व्हाट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट ड्राइंग. ड्राइंग इज व्हाट, सी जब हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया, जब दैट मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, नेक्स्ट मंथ व्हाट हैपन, एक के लिए कुछ इमरजेंसी आई, एक ही घर पे कुछ इमरजेंसी आई. जब इमरजेंसी आई तो एट दैट टाइम ए ने कुछ उसमें से फंड्स निकाल लिए. सो व्हेन ही टेकन बैक द मनी, तो हमने इन्वेस्ट किया तब दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और जब निकाल तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग. हमने अमाउंट ड्रॉ किया, निकाल के लिया उसमें. ओके, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, assets etc withdrawn from business, withdrawn निकाल के लिया, withdrawn हमने निकाल लिया वहां से from the business by the owner for the personal use called drawing. ओनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला होगा तो दैट इज कॉल्ड drawing. For example, proprietor pays college fees for his son or pays his medical expenses, mobile bills from the business. If that is the case, then that is called drawing. Okay, next. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अगर आपको नहीं समझता है तो आप वीडियो पॉज करके और एक बार समझ लो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं उसको रिप्लाई करूंगा. ओके, द नेक्स्ट, डेटर एंड क्रेडिटर. अब सबसे पहली बात तो मैं जब 11 कॉमर्स में था तो मेरे लिए सबसे बड़ा, इसको लिखते हैं डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स, इसको पढ़ते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. ये ऐसे क्यों, आज तक नहीं समझा, ये ऐसे गुथ के ऐसे रहने. तो वी विल रीड इट एज अ डेटर, ओके, नॉट अ डेबिटर. Okay, so debtor and creditor.
ये दोनों है भाई भाई, भले हम बोल सकते हैं एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं, बट ये दोनों भाई भाई। ओके, सो डेटर्स, व्हाट इज द डेटर? अ पर्सन हु पेज मनी टू द बिजनेस। एक्सप्लेन नहीं करता हूँ बेटर डेफिनेशन में जाने से पहले। ठीक, क्या होता है? Our favorite Mr. A was standing here, बिजनेस कर रहा है, स्टैंडिंग हियर मतलब बिजनेस कर रहा है। A has sold some goods to B, ओके, ऑन क्रेडिट। ए ने बी को गुड्स सेल किया, तो नाउ व्हाट हैपन, बी हैज टू पे दैट मनी टू मिस्टर ए, राइट? अब क्या हुआ, सी जो था, ये सी के पास से ए ने गुड्स परचेज किया था, नाउ ए हैज टू पे मनी टू सी। नाउ हु वी आर हियर, हम कौन है यहाँ पे? हम ए है, ओके, वी आर ए हियर। सो नाउ व्हेन ए को, ए ने जब ये गुड्स परचेज किया सी से, तो ए सी को कुछ पेमेंट देना बाकी है, और जब ए ने बी को बेचा तो बी से कुछ पेमेंट आना बाकी है। सो व्हेन, अगर हम ए है, हम किसी और को पेमेंट देना है, हमको किसी और को पेमेंट देना है, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। द अमाउंट वी नीड टू पे, वी नीड टू पे, दैट टाइम इट इज अ क्रेडिटर, एंड वी नीड टू रिसीव, हमको मिलना है, इट इज कॉल्ड डेटर्स। समझ मेरी बात आपको? जब हम किसी को अमाउंट देना है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स, और किसी से आना है, तो दैट इज कॉल्ड डेटर्स। अभी कैसे याद रखेंगे आप? जैसे अभी के एग्जांपल में मैंने देना है मतलब किसी को पे करना है, तो क्रेडिटर्स लिखा, सी फॉर क्रेडिटर्स, ओके, एंड डी फॉर डेटर्स। पहले डेटर्स आएगा, अल्फाबेटिकली अगर एबीसीडी, पहले क्रेडिटर्स आएगा, सी हम किसी को देंगे और बाद में रिसीव करेंगे, ओके। सो क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, बाद में कंफ्यूजन होता है, डेटर्स मतलब देना या क्रेडिटर्स मतलब देना, क्रेडिटर्स मतलब आना, क्रेडिटर्स मतलब आना, बाद में कंफ्यूजन था, इसलिए मैं इसको आपको कुछ मेमोरी टेक्निक के हिसाब से एक्सप्लेन करो जो मैंने देखा था। अल्फाबेटिकली एबीसीडी में सी पहले आता है, मतलब पहले देना है, और डी बाद में आता है, मतलब हमको आना है किसी और से। सो डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, हु हैज टू पे, जिसको पे करना है, फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, इज कॉल्ड डेटर। डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, ओज मनी मतलब जो बिजनेस को पैसा देना है, हु ओज मनी टू द बिजनेस, बिजनेस को पैसा देना है। एंड क्रेडिटर इज अ पर्सन whom business owes the money, किसके लिए, उसके लिए हम पैसे देंगे। सी लाइंस समझो, आपको समझेगा। डेटर इज अ पर्सन हु ओज द मनी फॉर द बिजनेस, मनी टू द बिजनेस, अपने बिजनेस को पैसे देगा वो। एंड क्रेडिटर इज द पर्सन टू हुम, जिसको हम बिजनेस को पैसा देना, राइट? क्रेडिटर, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। समझ में आ रहा है? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब थोड़ा सा बैड डेट्स को समझेंगे। आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पढ़ो मत, आप पहले एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझो, उसके बाद आप जब पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा। अब बैड डेट्स कुछ तो अलग अलग है, ओके। अब देखते थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। डेटर्स, बी जो था अभी के एग्जांपल में, बी के पास से अपने को मनी आना था, सो ही बिकम डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स और डेटर्स, ओके। यस निकालते हैं, फिर से कंफ्यूजन ना हो कि तब तो यस नहीं था, अब यस कहाँ से आया। तो ही इज अ डेटर, बी इज अ डेटर, ओके। अब क्या हुआ, अगर आप ये वर्ड को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, डेब्ट, DEBT, डेब्ट है इसमें, डेब्ट, DEBT प्लस OR, डेप्टर, ऐसा बना है, राइट? सो डेट, डेट मतलब किसी से अपने को पैसे आना है या देना है, ओके। अभी केस में तो हम आना है समझेंगे, मतलब हमको किसी से पैसे आना है, दैट इज कॉल्ड डेट, आएंगे। जब हम बी को हमने गुड सेल किया था, वी वर गोइंग ऑन द शॉप ऑफ द बी और सेइंग कि भाई साहब आप पेमेंट देने वाले थे, क्या हुआ? बी बोलेगा सर आपको 10 दिन बाद पेमेंट दूंगा। इसके पहले भी ऐसे हुआ, बी ने 10 दिन बाद पेमेंट दूंगा बोला और उसने पेमेंट दिया है, तो हमको यकीन हो गया बी पे, राइट? सो व्हेन द डेट वाज अबाउट टू रिसीव इन 10 डेज, 10 दिन में जो पैसा आने वाला था फ्रॉम बी, दैट वाज अ डेट, एंड दैट वाज अ गुड डेट ना, मतलब वो अच्छी बात कर रहा है, देगा बोल के बोल रहा है, सो दिस इज अ गुड डेट, ओके। 10 दिन बाद गए बी के पास, बोले भाई साहब 10 दिन हो गए, पेमेंट दे दो। बी ने बोला सर और 10 दिन दो, क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहा है, और 10 दिन दो। अगेन फॉर कमिंग 10 डेज, हमने यकीन किया, इसलिए तो हम 10 दिन बाद गए, तो ये 10 दिन बाद हमने यकीन किया, अच्छा चलो पैसे बाद में आएंगे, आएंगे तो आएंगे, ठीक है। सो दैट इज अगेन अ गुड डेट। बट क्या हुआ, जब ये 10 दिन होने के बाद वो उसकी शॉप पे गए हम, तब देखे कि बी की शॉप को ताला है। आजू बाजू में हमने पूछा, तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो बंद करके चला गया, 5 दिन हो गए, ये गाँव चला गया पूरा छोड़ के।
अब तो हो गई मुश्किल। सो अब तक जो डेट गुड था, दैट डेट बिकम बैड। मतलब क्या, जो पैसे हमको आने वाले थे अब आएंगे क्या, नहीं आएंगे। सो दैट गुड डेट व्हेन बिकम बैड व्हेन द डेटर इज नॉट देयर, व्हेन द डेटर इज नॉट देयर। जब डेटर वहां पे है नहीं तो गुड डेट्स को बैड बना जाता है। दैट इज अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर। अब हमसे हम बी से पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे, राइट। द अमाउंट इरिकवरेबल, कैन नॉट बी रिकवर्ड, वापस नहीं ले सकते, दैट इज कॉल्ड बैड डेट एंड इट इज अ रेवेन्यू लॉस फॉर द बिजनेस। अब लॉस ही हो गया ना यार। देखो हमने गुड्स बेचा था, कुछ पैसे आने थे, गुड्स तो हमारे अब्बू के फैक्ट्री में तो नहीं बने थे, ये तो हमने कहीं और से परचेज किया था जिसके हमने पेमेंट पे किया था, राइट। अब हमने आगे जब बेचा उसके बदले में पैसे नहीं आए, दैट इज व्हाट, लॉस, राइट। सो दिस इज द लॉस फॉर द बिजनेस। ये रेवेन्यू लॉस क्या है बाद में देखेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाना, जितना समझना उतना समझना, जो पेंडिंग है बाद में देखेंगे, राइट। आपको सब समझेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझेगा, आप सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। डेटर्स, डेटर्स इज द पर्सन टू whom who owes money to the business. Creditor is the person to whom the business owes the money, and bad debts and amount irrecoverable from the debtor is called bad debt. Okay, then expenditure and type of expenditure. यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, एक्सपेंडिचर, एंड उसके टाइप्स हम देखेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, द अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा, एक्सप्लेन ही कर देंगे बेटर। ठीक, क्या है, हम बिजनेस रन करते करते बहुत सारे सर्विसेज अपने को लेने पड़ते हैं, राइट। सो दैट वन सर्विस वी आर गेटिंग, हम एम्प्लॉय रखेंगे, उनको सैलरी देना पड़ेगा, यस। देन इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस। देन रेंट पे करना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस टाइप के आपको बहुत सारे सर्विसेज लेने पड़ेंगे जिससे आपको पेमेंट करना पड़ेगी। अब हमने सैलरी क्यों दिया, मतलब सैलरी क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि एम्प्लॉय हमारे पास जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, हम जो बता रहे हैं वो काम कर रहा है और हमारा काम इजी कर रहा है, राइट। हमको कुछ तो मिला, क्या मिला, सर्विस मिली, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों पे कर रहे हैं, पीछे आप देख रहे हो फैन घूम रहा है, लाइट चल रहा है, अगर ये नहीं है तो आई विल नॉट बी अनकंफर्टेबल, राइट। मेरा लैपटॉप चार्जिंग नहीं होगा, मेरा इंटरनेट का राउटर काम नहीं करेगा, राइट। सो दैट्स व्हाट आई नीड इलेक्ट्रिसिटी, वो है इसलिए मैं पैसे कमा रहा हूँ, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग सम गुड्स और सर्विस। इलेक्ट्रिसिटी तो गुड्स है। रेंट, जो मैं प्रीमाइसेस में बैठा हूँ, इफ इट इज माई रेंटेड प्रीमाइसेस, देन वो है इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, अगर वो नहीं तो मैं रोड पे तो खड़ा रह के बिजनेस नहीं कर सकता, राइट। सो सी आई एम गेटिंग सम कंसिडरेशन, एनी कंसिडरेशन रिसीव, कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है मुझे, राइट। एंड फॉर दैट बेनिफिट आई एम पेइंग समथिंग, एंड दैट पेमेंट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज दैट, एन अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन। बिजनेस ने अमाउंट स्पेंड किया कुछ कंसिडरेशन के लिए, which is received by business, जो हमको मिला है, that is called what, that is called expenditure। और एक्सपेंसेस भी बोलेंगे, एक्सपेंडिचर थोड़ा लिखने में तकलीफ होता है इसलिए हम उसको एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, एंड मोस्टली अकाउंटिंग में उसको एक्सपेंसेस ही बोलेंगे, एक्सपेंडिचर इतना बड़ा तो हम यूज नहीं करते। गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो हमने स्पेंड किया। नाउ देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। बेटर मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूं क्योंकि मुझे भी ना पेन हाथ में पकड़ के ऐसे लग रहा है कि कुछ तो लिखो अभी मैं। ओके, सो एक्सपेंडिचर को हम व्हाइट बोर्ड पे अब एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छी तरह से। सीट की पेटी बांध लो और ये एक्सप्लेनेशन को समझ लो। सी देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यार लिखना। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, क्या है और द 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर? एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है सर, कुछ नया लग रहा है? नया तो सीख रहे हैं तो नया तो हर चीज लगेगा। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज which are made for day to day business expenses। रोज का रोज बिजनेस रन करने के लिए जो हम खर्चा करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड विच इज नॉट मेड फॉर डे टू डे इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना समझ रहे हैं? मतलब क्या, सैलरी
रोज एम्प्लॉय आएगा, रोज काम करेगा, रोज सैलरी मिलेगा। रोज सैलरी मिलेगा वही होता है ना, 30 दिन का सैलरी हम उसको दे रहे, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है इसलिए तो दे रहे, राइट। मतलब रोज ही इज गिविंग अस द सर्विस एंड रोज डेली ही इज अबाउट टू रिसीव द सैलरी, राइट। रेंट, every day we are using the building, that's why we are paying, right? So day to day जो हम सर्विस ले रहे हैं उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज व्हाट, नॉन डे टू डे, मतलब क्या एक ही बार करेंगे तो ऐसा क्या खर्चा होता है क्या? देख याद करो, कुछ हो सकता होगा अगर इफ यू कैन गेस। आप तो लाइव क्लास में नहीं हो इसलिए आप रिप्लाई तो नहीं दे पाएंगे, बट देखो ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर है जो सिर्फ सालों में एक बार या कुछ 2-3 साल में एक बार ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? से मान के चलते हैं कि मुझे नया लैपटॉप चाहिए था, खर्चा तो है, पेमेंट तो करना है। रोज तो नया लैपटॉप नहीं लूंगा, हर साल भी नहीं लूंगा, शायद 2-3 साल में एक बार लूंगा, राइट। लैपटॉप, मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग, प्लॉट, ये सब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज दैट इज नॉट अ डे टू डे एक्सपेंडिचर। और रोज के रोज जो खर्चा करेंगे दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग के टर्म में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट which the benefit of which will end in 1 year। ऐसा एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म होता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा चलता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात समझ में पक्का, राइट। नेक्स्ट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू मतलब द एक्सपेंसेस आर इन नेचर ऑफ रेवेन्यू ओनली। नेचर क्या उसका? रेवेन्यू है, बट उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा है। नेचर रेवेन्यू है बट बेनिफिट एक साल से ज्यादा है। ज्यादा मत स्ट्रेच किए, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ। सी, बचपन से मैंने एक एडवर्टाइज सुना, कंफ्यूज भी हुआ बट सुना, आज भी देख रहा हूँ, आज भी सुन रहा हूँ। मेरे सौंदर्य का राज लक्स। पहले हेमा मालिनी आती थी, बाद में और कोई हीरोइन आ गई, फिर करीना कपूर आ गई, वो सब लोग बुढ़े होते जा रहे तो कोई नए नए मॉडल आते जा रहे उसमें। बट सौंदर्य का राज तो मुझे पता नहीं चला, बट दे आर एक्सपेंडिंग ह्यूज मनी फॉर दैट लक्स का एडवर्टीजमेंट। ओके, अब क्या हुआ, मान के चलते कि हमको भी ऐसा कोई साबन बनाना जो लक्स से बेहतर है और लक्स के जैसा काम कर सकता है। ओके, सो व्हाट हैपन दैट माय स्पेसिफिक क्लाइंट मिस्टर ए ने सोप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाल दी। सोप अच्छे से चल रहा है बट उनको इंडिया, ऑल इंडिया रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बोला कि सर हम एक बड़ा सा बिजनेस प्रमोशन, प्रोडक्ट लॉन्चिंग करेंगे, पैन इंडिया बेसिस पे हम प्रोडक्ट लॉन्चिंग करेंगे। प्रोडक्ट लॉन्चिंग क्या करना पड़ेगा इसमें? प्रोडक्ट लॉन्चिंग में हम एक बड़ा सा कैंपेन करेंगे, बड़े बड़े 5 सेलिब्रिटीज जो है, जो लेडीज है, हीरोइंस हैं, उनको हम बुलाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप बताओ कि आपके सौंदर्य का राज ये मेरा साबन है। ओके, तो हम बोले फाइन। बोले पर मैं तो ये बात करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ दूंगी, एक एक्ट्रेस बोलती है। तो 5 एक्ट्रेस मिलके 25 करोड़ तो उनको पे करना पड़ा, राइट। अब इन्होंने जोर शोर से प्रमोशन किया, और प्रमोशन करने के बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में सेट हो गया। अब मुझे बोलो कि ये जो प्रोडक्ट मार्केट में सेट हुआ है, इसका बेनिफिट एक साल के लिए रहेगा या ज्यादा रहेगा? एक साल से बढ़ के भी रहेगा, राइट। राइट, सो नाउ व्हाट हैपन दैट बेनिफिट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इज फॉर मोर देन 1 ईयर। बट ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने तो बोला था कि एक साल के अंदर इसका बेनिफिट खत्म होना चाहिए, बट इसका तो बेनिफिट एक साल से ज्यादा चल रहा है, दैट वाज, इसलिए तो मैंने कहा ना डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। revenue in nature, but its benefit will go for some longer period of time. It's called deferred revenue expenditure. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, the expenses is incurred to acquire fixed assets or to increase the value of fixed asset, that is called capital expenditure. It's give benefit for longer time and it's non-recurring expenses. Recurring मतलब हमेशा होगा, नॉन रिकरिंग मतलब कभी तो एक बार होगा, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, राइट। परचेस ऑफ मशीनरी एंड ऑल, अभी तो हमने पूरा डिटेल किया, तो बस थ्योरी पढ़ना बाकी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम व्हिच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है बट तब के तब उसका बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब पिछले साल, आज है 18 अप्रैल, तो पिछले साल 18 अप्रैल 2019-20 में एक एम्प्लॉय मेरे लिए काम किया, उसका बेनिफिट आज कुछ नहीं है मेरे लिए, राइट। बट आज जो एम्प्लॉय मेरे लिए काम करेगा उसका बेनिफिट आज मुझे मिल जाएगा, राइट। सो शॉर्टर टाइम के लिए बेनिफिट इसका है, इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर
मेरे पास एक एडिशनल मशीनरी आया तो नया प्रोडक्शन होगा, नया सेल होगा, नया प्रॉफिट आएगा। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है बढ़ेगी, उतना ही काम होगा। ओके, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ती। दीज आर द नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नहीं समझना आपको, इसको पेंडिंग जो टेक्निकली हम दिमाग से ऊपर जा सकते हैं उसको पढ़ना ही नहीं है। डे टू डे है यहाँ तक ठीक है, पर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है तो पता नहीं, हम तो अकाउंट में नए भाई, हम बाद में देखेंगे। ओके, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ये सब कुछ आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर व्हिच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ व्हिच नॉट एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक साल के अंदर उसका बेनिफिट खत्म नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। सच रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर मतलब क्या? अब देखो वहां पे जो हमने 5 करोड़ 25 करोड़ में जो खर्चा किया और ऊपर का 5 करोड़ 30 करोड़ का जो हमने खर्चा किया वहां पे दैट एडवर्टीजमेंट कैंपेन में, तो पेमेंट तो अभी करना है, राइट? तो जो पेमेंट अभी हमने किया 30 करोड़ का, हर साल थोड़ा 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 करके हम उसको कट करते जाए, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो व्हाट इज दैट सेइंग? सच एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर। कुछ साल में हम उसको निकाल देंगे, अपने बुक से खत्म कर देंगे, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर। ओके, सच रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड। फिर से इसको बाद में, ओके, समझ में आ रहा है? इसको रिटर्न ऑफ करेंगे। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट हम ये तो आपको पता है, कहीं पे भी जाएंगे तो बोलेंगे और डिस्काउंट दे दो, राइट? मतलब एक डिसाइडेड प्राइस है उससे कम पेमेंट देंगे। डिस्काउंट इज अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू परचेसर। कंसेशन और अलाउंस मतलब कुछ पेमेंट हम उससे कम करके लेंगे, दैट इज कंसेशन और अलाउंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। देखो अकाउंटिंग में फिर से दो टाइप, हमारे लिए तो ओपन मार्केट में एक ही है, डिस्काउंट दे दो, जहाँ पे हमने कुछ पैसे कम देंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या? इट इज अलाउंस गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस। सी, इसको एक्सप्लेन ही करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जहाँ पे, बेस्ट एग्जांपल अभी मुझे याद आया, उसको ही देता हूं मैं। व्हाइट बोर्ड क्लियर, ऑल ड्राइंग्स। सी, डीमार्ट है और एक दूसरा ट्रेडर है जो अपना छोटा सा शॉप ओपन करके बैठा है। इनके पास एक कंपनी जाता है, जो कंपनी का नाम है मान के चलते आईटीसी, या फिर ये लोग आईटीसी के पास जाएंगे और इनका सनफीस्ट एक बिस्किट का ब्रांड है आईटीसी का। आप ना थोड़ा भी कॉमर्स में आए हो ना तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। जब कोई भी चीज मिलती है ना आपको, उसको पूरा खोल के पढ़ना है, पूरा खोल के देखना है कि जैसे कि मेरे पास अभी सैनिटाइजर का बॉटल पड़ा है, तो ये कंपनी का नाम क्या है, ये मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, एमआरपी क्या है, इसके अंदर कंटेंट क्या है, ये अपना थोड़ा सा देखना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप कॉमर्स में आ रहे हो तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस जनरल नॉलेज आपको होना जरूरी है। ओके, सो आईटीसी का सनफिस्ट जो ब्रांड है, डीमार्ट ने एट अ टाइम 10 लाख क्वांटिटी परचेस किया और ये ट्रेडर ने एट अ टाइम 100 क्वांटिटी परचेस किया, तो इसका एमआरपी 10 रुपए है, इनको मिलता है 8 रुपए को मिलेगा। तो देखो अगर 8 रुपए ये कंपनी की प्राइस है तो ये ट्रेडर को 8 रुपए को ही मिलेगा पैकेट। ओके, बट डीमार्ट को ये प्रोडक्ट कम से कम 6.50 या 7 रुपीज को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्वांटिटी बहुत ज्यादा लिया। ओके, because of buying of a huge quantity, if you are getting any discount, then that is called trade discount. ठीक है, इतना समझ लो। पढ़ते, it is an allowance given on the catalog price or list price of the goods, and this discount is allowed at the time of purchase or sale of goods. Purchase और sale जब करेंगे उस टाइम पे दिया जाता है। ओके, और वैल्यू ऑफ गुड्स और परचेस सेल इज रिकॉर्डेड नेट वैल्यू पेबल, ये बाद में देखेंगे, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। अभी इतना ही समझो, ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट? इट इज अलाउंस गिवन एट द कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। जो प्राइस लिखा है उस पे हम जब रिड्यूस करके देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या है कि आपने जब गुड्स क्रेडिट पे लिया था और आपने बोला कि मैं आपको 10 डेज या 30 डेज बाद पेमेंट करूंगा, बट हम उनको बता रहे कि अगर अभी पेमेंट करना आपको डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट की लालच में बंदे ने अभी अपने को पेमेंट किया,
दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश पेमेंट करो, डिस्काउंट लेके जाओ। इट इज अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ऑफ द रिसीट। इट इज अ कंसेशन गिवन फॉर द इंकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मिलने के लिए जो हम कंसेशन दिया उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। इट इज गिवन फॉर द स्पॉट पेमेंट और फॉर द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। ये जब देंगे, जब ये तब देंगे जब हम उनको बोलेंगे कि इतने दिन के अंदर पेमेंट करो तब इतना डिस्काउंट मिलेगा। इसमें का बाकी थ्योरी आप मत पढ़ो क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको इसका मतलब समझेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट, कैटलॉग प्राइस से हमने जो अमाउंट कम किया वहां पे ट्रेड डिस्काउंट होगा। मोस्टली बल्क परचेस नहीं होता है। एंड कैश डिस्काउंट इज व्हाट, कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड व्हेन वी आर अबाउट टू गेट सम इमीडिएट पेमेंट। ओके, सी अब तक हमने देखा what is transaction, what is entry, what is narration, then capital and drawing, expenditure में capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, discount में trade discount and cash discount। देखो और एक बार इसको रिवाइज करो, वीडियो को पॉज करो, बैक जाके और एक बार सुनो उसको, क्योंकि अब जितना रिवाइज करोगे उतना आपको समझ में आएगा। डोंट मेक इट लाइक अ टारगेट कि आपने को इतना इतना खत्म करना है। अगर इतना इतना खत्म करने के एंगल से बनोगे तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की शायद मैं डाउट ले पाऊंगा कि ये कितना क्लियर होगा। नेक्स्ट, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या है कि द पर्सन से, एग्जाम्पल आप थ्योरी पढ़ो बाद में, पहले आप एग्जाम्पल को समझो। अपना फेवरेट मिस्टर ए यहाँ पे खड़ा है, खड़ा है मतलब वही यार बिजनेस कर रहा है, मतलब जब मैं खड़ा बोलते हैं मतलब बिजनेस कर रहा है। तो मिस्टर ए ने किसी को से वही काम है, उसको गुड्स बेचना है, गुड्स परचेस करना, पेमेंट देना है, पेमेंट लेना है। इसने बी को जब गुड्स बेचा था तो बी जब भाग के गया, अरे क्यों भाग के गया, मतलब बंद करके गया। क्यों गया बंद करके, शायद ऐसा होगा कि बिजनेस चला नहीं मतलब क्या, कई लोगों को पेमेंट देना पड़ेगा जो उसके पास है ही नहीं। सो व्हेन बी का एसेट इज मोर देन हिज लाइबिलिटी, बी के पास जितना एसेट है वो जिसको देना उससे ज्यादा है। अब क्या करेगा, बी एसेट बेचेगा, पेमेंट करेगा, बचा अपने पास रखेगा, राइट। एक केस है। सेकंड केस क्या है, बी का एसेट इज लेस देन द लायबिलिटी। बी के पास मान के चलते एसेट है 1 लाख का और लायबिलिटी 5 लाख की। 1 लाख रुपए बेच के 5 लाख तो दे नहीं सकता, राइट। दोनों सिनेरियो, फर्स्ट केस में कहता है एसेट 5 लाख का है, लायबिलिटी 1 लाख का है, तो 5 लाख का एसेट बेचा, 1 लाख रुपए पे किया, 4 लाख रुपए रख दिया, राइट। सो द फर्स्ट केस में एसेट इज मोर देन लायबिलिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एसेट इज लेस देन द लायबिलिटी इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट। ठीक है, देखो सॉल्वेंट इफ द पर्सन एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी और इक्वल टू हिज लायबिलिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड। साउंड मतलब अच्छा, साउंड मतलब आवाज, स्पीकर साउंड, बास, बोट, वो नहीं। तो फाइनेंशियली साउंड एंड इज इन अ पोजीशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेट्स, जो भी है डेट्स पूरा पे करने की पोजीशन रखता है, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन। एग्जांपल आप पढ़ लो, वही एग्जांपल दिया। इनसॉल्वेंट पर्सन whose liabilities are more than his assets are called insolvent person, and such person's liabilities are more than his assets। कितने बार वही वही लिखोगे यार, ठीक है। तो दैट इज सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट पर्सन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ड्रॉ मत हो। अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर अपने बुक्स में अकाउंटिंग हम करते 1 साल के अंदर फॉर दिस पीरियड ऑफ 12 मंथ। ओके, 12 मंथ जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा एंड 31 अप्रैल को एंड होगा। सो फॉर दिस वी हैव अकाउंटिंग ईयर ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट हम कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते, इंडिया में कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता। यूएस में कुछ है, शायद जून में ईयर खत्म होता है, मतलब जुलाई में उनका ईयर स्टार्ट होता है और 30 जून को खत्म होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग, कुछ कुछ जगह 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को खत्म होगा। बट वी आर इन इंडिया, so our accounting year start on 1 April and end on 31 March। ठीक है, accounting year। Collect some advertisement related to discount and sticker। Okay, fine, this student activity they have given। Trading concern and non-profit concern। Trading concern, non-profit concern, next concept हम देख रहे हैं अभी। तो ट्रेडिंग कंसर्न इज दैट कि जहाँ जिनका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, जिनका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। एंड नॉन प्रॉफिट कंसर्न जिनका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना नहीं, अपने मेंबर्स को सर्विस देना। एग्जांपल, देयर इज फेवरेट मिस्टर ए, दूसरा वो याद ही नहीं आता है मुझे। मिस्टर ए यहाँ पे अब बैठा था,
इतने देर तक तो खड़ा था, बिजनेस कर रहा था। while डूइंग बिजनेस मिस्टर ए के कुछ कॉन्टैक्ट बने। ओके, सो मिस्टर ए वाज डूइंग बिजनेस, बिजनेस करते हुए कुछ कॉन्टैक्ट बने, उनको उसने गुड्स बेचा, जैसे कि 80 रुपीज का परचेज किया, वो गुड्स उसने 100 रुपीज को बेचा, तो ही हैज अर्न 20 रुपीज का प्रॉफिट। ओके, सो दैट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, उसने बेनिफिट के लिए किया। अब ये पैसे कमा के ए के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया। अब क्या हुआ, और ए इज थिंकिंग यार पैसे बहुत कमाए, थोड़ा सा सोशल भी काम करेंगे, तो ए हैज स्टार्टेड अ ट्रस्ट। वो ट्रस्ट में क्या कर रहा है कि अपने कस्टमर्स को बता रहे कि आप थोड़ा थोड़ा डोनेट करो पैसा मुझे, और पैसा सोसाइटी के लिए काम लगाऊंगा, और उसमें से मेरा उद्देश्य कोई नहीं पैसे कमाना है, मैं भी परचेस करूंगा गुड्स, उसी रेट में उनको बेचूंगा या फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। राइट, सो सी फर्स्ट केस में क्या था, व्हेन ही वाज अर्निंग 20 रुपीज इट वाज अ इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, बट इन सेकंड केस देयर वाज नो इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, देयर इज द इंटेंशन ऑफ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। राइट, सो ट्रेडिंग कंसर्न, बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिश एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न not established for making profit but for rendering service to the society, सोसाइटी को सर्विस देने के लिए बनाया गया है। ओके, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट लाइक आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन एक्सेट्रा, और स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, दैट ऑल कम अंडर दिस। हॉस्पिटल आई डाउट आज के जमाने में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल से वो आएंगे, बट नॉट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। मैंने क्यों हॉस्पिटल पे फोकस किया, क्योंकि व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई वाज थिंकिंग कि सारे डॉक्टर्स एनजीओ में आएंगे, मतलब नॉन प्रॉफिट और कंसर्न में आएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, सारे डॉक्टर्स वहां पे नहीं आएंगे, द वन जिसका चैरिटेबल हॉस्पिटल है वही लोगों को यहाँ पे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज गुडविल, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट गुडविल। देखो अगर आप इसको दो इसमें पढ़ोगे तो इसका कुछ मतलब नहीं, मतलब गुड होता है एंड सेकंड इज विल होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स लिखते थे हम गुड स्पेस विल लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, कंटिन्यू है गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है, आज के डेट में अगर मान के चलते हैं कि डोमिनोज जो है, हमने कंपनी फॉर्म किया और हम सोचा कि डोमिनोज का पैन इंडिया का बिजनेस हम पूरा परचेस करेंगे। ठीक है, डोमिनोज भी बोल रहा था यार हम भी इंडिया में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या वी वांट टू गो आउट ऑफ इंडियन मार्केट, तो ठीक है आप अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक आवर बिजनेस। डोमिनोज ने अपने को एक ऑप्शन दिया। ओके, सो अब क्या हो रहा है, डोमिनोज हमने जो वैल्यूएशन इसका किया पूरे इंडिया के उनकी प्रॉपर्टीज और ये सब, सो दैट वाज अप्रोक्सीमेटली मान के चलते 10,000 करोड़, दैट इज अ 10,000 करोड़। अब हम उनको 10,000 करोड़ देंगे और इसके बदले इंडिया में जितने भी उनके सारे आउटलेट्स है, सेटअप है, जो ओन प्रॉपर्टीज है, जो लीज प्रॉपर्टीज के लीज मतलब जो रेंट पे है, वो सब अपने आपको देंगे 10,000 करोड़ के बाद में। अब डोमिनोज बोल रहा है कि सर ये तो ठीक है, आपको हमको आप एडिशनल 10,000 करोड़ आपको देना पड़ेगा। अरे यार ये किस चीज के देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो बता रहे सर ऑलरेडी मार्केट में नाम है डोमिनोज का, और आप हमारा नाम लेके बिजनेस फिर से करोगे तो लोगों को तो पता नहीं चलेगा कि ओनरशिप चेंज हुआ है, लोग डोमिनोज समझ के ऑर्डर करेंगे। राइट, सो ये नाम की हमको 10,000 करोड़ आपको देने पड़ेंगे। क्या ये डील सही है, ऐसे होता है बिजनेस में? यस, वेरी वेल, ऐसे बहुत केसेस में होता है। सो ड्रॉइंग गुडविल इज नथिंग बट द नेम। ओके, बिजनेस का नाम है, इसके लिए हम पैसे देंगे, ये इंटेंजिबल है। सी वो शॉप में जाके देख सकता हूँ, but that name I cannot feel, touch and feel. Shop I can touch and feel, right? Goodwill may be described as an aggregate of those intangible attributes of a business which contributes to superior earning capacity. देखो डोमिनोज का पिज्जा, अगर आप रेगुलर ईटर हो तो आपको पता चलेगा कि एवरीडे वैल्यू का पिज्जा 99 में आता है, वही पिज्जा अगर आप सिंगल लोगे तो 135-150 रुपीज में आता है। राइट, अब वो 150 का पिज्जा अगर आप रेगुलर बेकरी में जाओगे तो आपको 60-70 रुपए में मिलता है, उसी टेस्ट ऑलमोस्ट नियर अबाउट टेस्ट का। राइट, बट वो प्रीमियम प्राइस में क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक नाम बना। अपने को गारंटी है कि डोमिनोज में जाएंगे तो अच्छा टेस्ट मिलेगा, लोकल में जाएंगे तो गारंटी नहीं पिज्जा का टेस्ट अच्छा होगा या नहीं होगा। राइट, सो सुपीरियर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है क्योंकि उनका नाम बना है, और ये इंटेंजिबल है, मतलब वो ऐसे दिखा नहीं सकते सी देखो हमारी आउटलेट है कितना खूबसूरत है, दे कैन शो बट दे कैन नॉट शो कि देखो हमारा नाम कितना खूबसूरत है। दैट इज इंटेंजिबल, राइट, बट हमको पता है पार्टी करने तो डोमिनोज में जाना है, पिज्जा का पार्टी अगर करना है। राइट, सो इन दैट वे, सो इट में अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स एज अ फेवरेबल लोकेशन। लोकेशन अच्छा है इसलिए भी आ सकता है, एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट हो सकता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विस होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है, ये सब है। ओके, सो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी।
जो हमने 10,000 करोड़ अभी जो बताया ना, दैट इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, एंड गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब क्या? टेंजिबल इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल दैट विच वन वी कैन टच एंड फील, जिसको हम हाथ लगा के टच एंड फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फील। ओके, सो दैट इज गुडविल। प्रॉफिट और लॉस नाम में लिखा है। प्रॉफिट मतलब कम में लो ज्यादा में बेचो, प्रॉफिट। और लॉस मतलब ज्यादा में लो कम में बेचो, दैट इज लॉस। प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था वो। इनकम, इनकम इज अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस करके जो पैसा है दैट इज कॉल्ड इनकम। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और रिलीज फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड अर्निंग फ्रॉम द इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। इनकम क्या है? रेवेन्यू है। मतलब प्रॉफिट क्या है? से मान के चलते कि 800 में हमने लिया, 800 में हमने इसको एक गुड्स को लिया और वेट लिखता हूँ, 800 में लिया और 1000 में बेचा, so that 200 is our profit. Okay, income is what? This 1000 rupees. Okay, revenue arising as a result of business transaction. Okay, sorry, that 200, wait, कुछ तो गड़बड़ है दया। See, 800 को हमने लिया, 1000 को बेचा, 200 का प्रॉफिट हुआ। Okay, that 1000 rupees called revenue, revenue from business. That 800 is called cost, अपने को cost आया था, and the 200 is called profit. It is also called as income. ओके, सो इनकम प्रॉफिट से आएगा, इनकम इंटरेस्ट से आएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड से आएगा, इनकम ये सब आएगा। सो इनकम इज अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन करके जो आया 200 रुपए का प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड इनकम। इट इज एन अमाउंट रिसीवेबल और रिलीज फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, एक्सेट्रा। And revenue, it is the income that the business has from its normal business activity, usually from the sale of goods and services to the customer. रेवेन्यू क्या है? ये जो इनकम, ये जो 1000 रुपीज मिला, इसके बाद में खर्चा जाके अपने को पता चलेगा कि कितना इनकम हुआ आउट ऑफ रेवेन्यू। ओके, सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड रेवेन्यू। नाउ द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ। आई होप आप मेरे साथ में हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो पॉज करके फिर से उसको और एक बार देख सकते हैं। दो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ। एसेट्स, एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड that has a monetary value is called an asset. Physical thing, कार है, बंगलो है, then और ऑफिस है, मशीनरीज है, फिजिकल थिंग है, ओन्ड है, दिस कॉल्ड एसेट। द ओनरशिप ऑफ टाइटल मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट। उसका ओनरशिप अपने पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लैंड, गुडविल, ये तक तो पता है। पेटेंट, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। पेटेंट वो होता है जो, जैसे अभी कोविड में कुछ वैक्सीन बने, ओके, सो वैक्सीन जो है उसका फॉर्मूला उनको मिला है। ऐसा नहीं कि कोई वो लोग अलग बनाते हैं, वही अगर उनके पास 10 टाइप के केमिकल है तो उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन मिक्स करने पड़ेंगे, उसको ट्राई करना पड़ेगा कि ये काम करता है नहीं, तो फिर से अलग अलग कॉम्बिनेशन, कोई फॉर्मूला, मतलब कोई कंटेंट कम, कोई कंटेंट ज्यादा, एक फॉर्मूला बना, फिर कोई कंटेंट कम, कोई कंटेंट ज्यादा, दूसरा फॉर्मूला बना। दैट्स कॉल्ड रिसर्च, राइट। सो एक बार रिसर्च करने के बाद फाइनली आपको वो फाइनल कॉम्बिनेशन मिलता है। अब मिलने के बाद तो कॉपी करने वाले कभी भी कॉपी कर सकते हैं उसको, तो फॉर कॉपी ना हो इसलिए वो लोग पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला कोई और यूज ना करे। ओके, सो दैट्स कॉल्ड पेटेंट। उसका भी एक अपना वैल्यू होता है। दैट इज एसेट। टाइप ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट जो हमने देखा कि, जैसे हमने देखा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है कि वो एसेट विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नॉन फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। and these assets may be tangible and intangible. Tangible, intangible हमने अभी डिस्कस किया था। The tangible is which can touch and feel, and intangible which we cannot touch but only we can feel. Goodwill वहाँ पे आएगा। Okay, and tangible asset are building, plant and machinery वगैरह वगैरह। Then current assets which are held in the business for the operating year, मतलब एक साल के अंदर, operating year वो साल के अंदर, and can be converted into cash very easily is called current asset. Debtors, डेटर्स अपने को पैसा आना है ना किसी की तरफ से, हम कभी भी जाके उससे मांग सकते हैं, राइट। द डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इट इज आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ डेटर्स। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक एक्सेट्रा कॉल्ड करंट एसेट। एंड नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट। द एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय tangible possession or property, they're imaginary asset
बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। फिक्सेशन एसेट मतलब जो हमने देखा था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम जो 30 करोड़ का खर्चा किया था वो बुक में एसेट के साइड में दिखेगा, इवन दो इट इज नॉट एसेट, बट वो एसेट साइड में दिखेगा और हर साल उसको थोड़ा 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 हम उसको कम करते लाएंगे। ओके, दैट्स कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। ओके, देन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज द लायबिलिटी। हम थोड़ी देर से वही डिस्कस करते हैं, एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी। अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज कॉल्ड लायबिलिटी। इट इज द डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम बिजनेस टू अदर for the benefit received for the business unit. For example, loan taken, creditors, bank holder, outstanding expenses, etc. This is called liability. इसमें भी fixed liability and current liability. Fixed liability, a major source of fund in the business is the fixed liability, that is loans. ये फिक्स है, कुछ साल के लिए तो फिक्स रहेगा, तो हमको थोड़ा थोड़ा करके हर साल भी पे करना है। बट करंट लाइबिलिटीज, डेटर, क्रेडिटर्स वगैरह जो है वो कम ज्यादा होते रहेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज। नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी कैपिटल, नेक्स्ट कंसेप्ट नेटवर्थ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अच्छे से समझो, क्योंकि अपना नॉट ओनली इन अकाउंटिंग वर्ड, व्हेन यू गो आउटसाइड अकाउंटिंग वर्ड, ये नेटवर्थ आपको वर्ड यूज सुनेंगे आप। नेटवर्थ इज व्हाट अमाउंट और फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये तो हमने देखे थे, राइट। एज वेल एज excess of assets or liabilities is also called capital or net worth। मतलब क्या हो रहा है, net worth includes capital reserve and capital can be formed in the cash or kind। ठीक है, जितना हमारे assets हैं, जो अभी के एग्जांपल में हम जो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट में देखते थे कि मेरे पास 5 लाख की एसेट है और 1 लाख की लाइबिलिटी है, तो 5 लाख माइनस 1 लाख लाइबिलिटी मतलब 5 लाख मेरे पास आना है और 1 लाख मुझे किसी और को देना है। बट 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख जो बचा, दैट 4 लाख इज कॉल्ड माय नेट वर्थ। ओके, तो किसी की भी बैलेंस शीट लोगे तो उनके एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को लेस करना है, या कैपिटल अमाउंट का जो बैलेंस दिख रहा है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करने के बाद में दैट इज कॉल्ड नेट वर्थ। ये कैसे करना है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अपने को और डिटेल में हम इसको समझेंगे। ओके, दैट इज अ नेट वर्थ। उसका एग्जांपल दिए वो आप देख लो। नेक्स्ट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज व्हाट, कंटिंजेंट लायबिलिटी में आ रहा है इन फ्यूचर। कि क्या होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी में, कि आज वो लायबिलिटी है नहीं बट फ्यूचर में आ सकती है। ये ऐसा कुछ हो सकता है, यस होता है। क्या हुआ था, एग्जांपल मान के चलते हैं कि देयर वर सम वर्कर्स, लॉकडाउन में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोगों को कंपनीज ने ऐसे ही निकाल दिया। ओके, अब क्या हुआ, ये वर्कर्स ने एक यूनियन बनाई और ये यूनियन गई, वर्कर्स ने एक यूनियन फॉर्म किया और ये जो यूनियन है ये गए कोर्ट ऑफ लॉ में। उन्होंने बोला कि इन्होंने हमको अचानक से निकाल दिया, वो भी हम ऑफिस में गए और बोले कि 2 महीने का सैलरी लेके निकलो। एक्चुअली हमको 6 महीने का तो सैलरी मिलना चाहिए। इन लोगों ने हमारे साथ इनजस्टिस किया क्योंकि लॉकडाउन 6 महीने चला था, तो इनको 6 महीने हमको सैलरी पे करना चाहिए। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट इनकी बात सुन रही है, कंपनी की बात सुन रही है, सब कुछ चल रहा है और ये केस चल रहा है 2-3 साल तक, 2-3 साल तक। अब तीसरा साल चल रहा है और कंपनी को लग रहा है कि शायद हमारे खिलाफ केस जा सकता है और हमको एक ह्यूज अमाउंट देना पड़ेगा। मान के चलो हम 300 लोगों को निकाले थे, 300 लोग जिनको मंथली 10,000 हम सैलरी दे रहे थे, ऐसे 6 महीने का सैलरी वो मांग रहे, तो ये सब मिला के अमाउंट कुछ बहुत बढ़ा जा रहा है। ओके, और ये कहीं पे तो कंपनी को तकलीफ दे हो सकता है, तो अब क्या करें। सी अकाउंटेंसी में अभी आपको जो नीचे हेडिंग दिख रही है अकाउंटेंसी कंसेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट एक ये पूरे इसमें ना एक चीज है अकाउंटेंसी में कि यू मस्ट बी प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या, फ्यूचर में जो लॉस हो रहा है उसको आप अभी से समझ लो और अभी से उसके लिए प्रोविजन करके रखो। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट कंपनी इज थिंकिंग कि यार ये लॉस हो सकता है, तो थोड़ा सा इसका प्रोविजन मतलब इसके लिए थोड़ा सा फंड अलग निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इस केस में हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट। कंफर्म ऑर्डर आया क्या, नहीं आया अभी, बट स्टिल वी आर मेकिंग सम प्रोविजन सो दैट देयर इज अ लायबिलिटी, हमको देना तो पड़ेगा, राइट, हमको पेमेंट तो देना पड़ेगा, बट गारंटी नहीं है, आ भी सकता है, आने के चांसेस ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब भरोसा नहीं है उसका, होगा भी नहीं होगा भी, राइट। सो यहाँ पे देखो लाइबिलिटी विच मे अराइज इन फ्यूचर, विच मे अराइज अभी तक नहीं आया, आ सकता है इन फ्यूचर,
in future depending upon happening or non-happening of a certain event, that is called contingent liability. Happening of event order आ सकता है हमारे फेवर में, non-happening of event हमारे फेवर में नहीं आ सकता है. It's called contingent liability. As it is not confirmed or perfect liability, does not affect the financial statement, but it has to show in the books of account. समझ में आ रहा है? For example, worker may can claim of compensation 5,000 against business, and the decision is pending in the court, and it may be future liability of business happening. It is after court verdict. मतलब court का decision आने के बाद में ये हो सकता है. So these were the basic concepts या basic terms जो हम अकाउंटिंग में यूज करेंगे. ये था अभी तक का. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल. नाउ आपको जब कंसेप्ट समझ में आया, बेसिक टर्म्स समझ में आई है, अब हम मेन अकाउंटिंग का फाउंडेशन बनाने जाएंगे. तो नेक्स्ट वीडियो है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप उसको स्किप मत करो. ये वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. और अगेन आपको वंस अगेन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको इसका चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे तो आपके फ्रेंड्स के साथ आप उसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.